लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव आया तो यूएनएचआरसी और अदर जो आपके आयोग थे वो सभी ये कह रहे हैं कि आप ये जो लेकर के आ रहे हैं कानून, ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। तो ब्रिटेन के बीच में जो संबंध है वो काफी अच्छी स्टार्टिंग से तो नहीं है, बिकॉज रीजन इज दैट। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र IAS अकेडमी पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन के जो नए शरणार्थी कानून बनाने वाले हैं ये इसके बारे में। अभी तक ये एक प्रस्ताव है, अभी ये कानून बना नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव आया तो यूएनएचआरसी और अदर जो आपके आयोग थे वो सभी ये कह रहे हैं कि आप ये जो लेकर के आ रहे हैं कानून, ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज एकजुट होकर के इमिग्रेशन पॉलिसीज ला रही हैं, तो जो विकासशील देश है जिनके पास वर्कफोर्स ज्यादा है, फिर प्रॉब्लम ज्यादा आपकी क्रिएट हो सकती है, वहां पर प्रॉब्लम्स आपकी ज्यादा क्रिएट हो सकती है। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल में एनालिसिस, क्या भाई इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं और क्यों ये मुद्दा आपका बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गया है। ठीक है, तो हाल ही में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने शरणार्थी नीति में व्यापक सुधारों की घोषणा की है, जिसे आधुनिक समय की सबसे बड़ी शरण में बदलाव बताया जा रहा है। ठीक है, ये बदलाव मुख्य रूप से अवैध प्रवासन को रोकने, संसाधनों पर बोझ कम करने और शरणार्थियों के अधिकारों को सीमित करने पर केंद्रित है। भारतीयों के संदर्भ में ब्रिटेन एक पसंदीदा गंतव्य रहा है, लेकिन ये जो गंतव्य है ये ऐसा नहीं रहा है कि हम वहाँ पे बसने जाना चाहते थे। ये गंतव्य हमारे लिए यहाँ एजुकेशन पर्पस है, प्लस आर्थिक तौर पर कि लोग यहाँ पे काम करने जाना चाहते हैं, राइट। लेकिन अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नई नीति क्या करेगी, अब हर एक पॉइंट का आपका रिव्यू करेगी और आपको चीजें प्रोसेस करके बताएगी। तो ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने 15 और 16 नवंबर 2025 को ये सुधार पेश किए हैं। पहला है शरणार्थी दर्जे की अवधि। पहले क्या होता था, अगर 5 वर्ष कंटिन्यू रह रहे हो वहां पे तो आप आसानी से क्या कर सकते थे, अपने लिए अप्लाई कर सकते थे कि भैया अब हम यहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हैं। लेकिन अभी आपकी ये जो चीज है ना, 5 वर्ष ये बढ़ करके हो गई है 5 से 20 वर्ष, लंबा इंतजार करना पड़ेगा तब आपको स्थायी नागरिकता मिलेगी। और अब नया जो नीति आई है कि 30 महीने लगभग 2.5 वर्ष में आपका हर बार जो वीजा है उसका रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, आपकी स्थिति को रिव्यू किया जाएगा, आप क्या कर रहे हो ये देखा जाएगा। ठीक है, सरकारी सहायता, आवास और भत्ता तो कानूनी रूप से बाध्यकारी वैकल्पिक काम करने वाले सक्षम है, लेकिन अगर उनपे कोई कानूनी चीजें ऐसा कुछ चल गया, आपराधिक चीजें चल रही तो तुरंत आपको हटा दिया जाएगा। इससे संसाधनों पर बोझ कम होगा, अवैध प्रवासन पर सक्रिय होगी और सरकारी सहायता जो है वो भत्ता आपका रोक दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो थी वो कानून बाध्यकारी था 2005 में कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आप रहने के लिए भत्ता दोगे, पैसा दोगे, लेकिन अब ये भत्ता और पैसा नहीं मिलेगा जो लोग बाहर से जाके वहाँ पे रहना चाहते हैं। यानी कि अब उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो वैसे ही बहुत ज्यादा कम जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। ठीक है, अवैध प्रवासन तो सीमित प्रतिबंध है। डेनमार्क मॉडल अपनाया जा रहा है कि अगर नाव से आने वाले आप लोग हैं तो आपका एक्स्ट्रा जांच होगा, एक्स्ट्रा सारी चीजें देखी जाएगी। गैर कानूनी रास्तों में आने वाले जो दावे उनको खारिज करने की संख्या बढ़ी है। ये बदलाव गृह मंत्री शबाना महमूद द्वारा संसद में पेश किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे अवैध इमिग्रेशन रुकेगा, प्रणाली मजबूत होगी। हालांकि रिफ्यूजी काउंसिल जैसे संगठन है वो इसका बार बार विरोध कर रहे हैं। आगे बात करते हैं भारतीयों पर विशेष प्रभाव। भारतीय ब्रिटेन में शरण लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सिर्फ आर्थिक और शैक्षिक तौर पर जाते थे। वहीं अगर बात करें, लेकिन ये जो बदलाव है ये भारतीयों को प्रभावित करेगा जो कि उत्पीड़न जैसे कि धार्मिक और राजनीतिक कारणों का दावा करते हैं। डेटा के अनुसार 2024-25 में भारतीय शरणार्थी दावों की संख्या सीमित थी, राइट। लेकिन नई समीक्षा प्रक्रिया की मौजूदा दावे प्रभावित हो सकते हैं यदि भारत को सुरक्षित माना गया। ठीक है, जैसे कि पश्चिमी देश करके हैं तो ये दावे जो है वो खारिज होने का जोखिम हो सकता है। तो अगर अन्य देशों से करी जाए तो कनाडा ने भी यही अपनाया है, सऊदी अरबिया ने भी यही अपनाया है, साथ साथ यूएस और ये सारे काम तो कर ही रहा है। अगर 2025 में बात करें तो 9,000 के आसपास 9,770 दावे किए गए, जिसमें से 2,000 तो खारिज ही हो गए हैं। क्या करें, तो अगर भैया आप वहां पर जाना चाहते हैं तो शरण की बजाय स्किल्ड वर्कर वीजा लेकर के आप जाएं। अगर आप पहले ही कह दो कि हम शरण के लिए जा रहे हैं तब तो आपको ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो ट्राई करो कि स्किल्ड वीजा लेकर के जाओ। भारतीय IT और हेल्थ केयर पेशेवर है उनके लिए अभी ये सारी चीजें खुली हुई है, क्योंकि पॉइंट बेस्ड सिस्टम लागू हो रहा है। सलाह यह है कि यूएनएचआरसी या फिर ब्रिटिश गृह मंत्रालय की वेबसाइट पहले चेक कर लो कि आपका क्या वहां पर पॉइंट बन रहा है। आप ब्रिटेन में जा रहे हो तो कैसे आपको कानूनी सलाह लेनी है, क्या काम करना है, कैसे रहना है, ताकि आपको वहां पर जाने में दिक्कत ना हो और समीक्षा से पुराने दर्जे रद्द हो सकते हैं आपके। वैश्विक संदर्भ तो ये बदलाव पश्चिमी देशों में बड़े एंटी इमिग्रेशन मूड का हिस्सा है, लेकिन भारत जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते जैसे कि भारत यूक्रेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ राहत मिल सकती है।
ब्रिटेन में शरणार्थी नीति में बड़े बदलाव, भारतीयों के लिए एक चुनौतियां बढ़ सकती है। तो हाल ही में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने शरणार्थी नीति में व्यापक सुधार की घोषणा की है, जिससे आधुनिक समय की सबसे बड़ी शरणार्थी नीति का बदलाव यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे आ जाते संबंधों की बात कर लेते कि हमारे ये जो संबंध है वो कैसे रहे। अगर देखें तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध है वो काफी अच्छी है, स्टार्टिंग से तो नहीं है, बिकॉज रीजन इज दैट पहले ब्रिटिशर्स का हम पे शासन था। तो अगर देखा जाए तो 1947 के बाद हमने बहुत अच्छे से रिश्तों को नहीं निभाया, लेकिन आपने 1990 हम देखते हैं कि थोड़ा सुधार देखने को मिलता है। तो प्रेजेंट समय का सिनेरियो ये है कि औपनिवेशिक काल से हमारे संबंध है, लेकिन आजादी के बाद हमारी साझेदारी रणनीतिक आर्थिक स्थिति स्तर जो है अब विकसित हुआ है। 2021 में लॉन्च किए गए रोड मैप, जिसमें 2030 के बारे में बातचीत रही रहेगी, ये हम देश में व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे, उस पर काम कर रहे हैं। 2025 में संबंध और मजबूत हुए, खासकर अगर बात करें जब से लेबर सरकार वहां पर बनी है। हाल के समझौते आप देखोगे तो रक्षा में हुए हैं, व्यापार में हुए हैं, तकनीकी में हुए हैं, जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। नाउ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, औपनिवेशिक काल, ब्रिटेन में 1858 से 1947 तक भारत पर शासन किया, जिससे आजादी की जो लड़ाई है वो हुई। स्वतंत्रता के बाद संबंध तनावपूर्ण है, लेकिन देखा जाए तो जब शीत युद्ध था, गुटनिरपेक्षता वाली चीजें थी, लेकिन 1990 जैसे मैंने बताया ना कि आर्थिक उदारीकरण जब आया तो संबंध हमारे सुधरने लगे, और उसके बाद 2000 ब्रेक्सिट 2016 में, और फिर उसके बाद हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो चीजें और नॉर्मल हो गई। वर्तमान स्थिति ये है कि जुलाई 2025 में मोदी जी कहाँ गए थे? लंदन। लंदन में इन्होंने क्या समझौता किया? सेटा मतलब है आपका ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापारिक आर्थिक समझौता जो है वो। और इसमें कहा गया है कि 2030 तक हम अपने जो लक्ष्य है, यानी कि हमारा जो व्यापार है उसको दोगुना करेंगे, $120 बिलियन का। अक्टूबर 2025 काम है कि मुंबई यात्रा, यहाँ पर विजन 2035 अपनाया गया, एक दशकीय रोड मैप जो अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा और जलवायु पर फोकस करता है। अन्य अप्रैल 2025 के तहलगांव आतंकी हमले में ब्रिटेन ने भारत का साथ दिया था। अभी जो हमारे बीच में चीजें हैं तो व्यापार और निवेश चल रहा है सेटा के तहत। रक्षा और सुरक्षा तो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप माइनस विज्ञान के साथ यूके के जो एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स है, इसका संयुक्त अभ्यास हुआ है। फेल्स भारत डायनेमिक्स के बीच जो मिसाइल डील है वो चल रही है। तकनीकी और नवाचार में तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हम चालू कर रहे हैं, जिसमें कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेक्टर बना रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन हम डेवलप कर रहे हैं। इससे देखो कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं। एक तो आतंकवादी विरोधी सहयोग जो है वो हमारे बीच बढ़ा है, प्लस एआई, साइबर सिक्योरिटी और गिफ्ट सिटी लंदन, इस पर काम किया जा रहा है। शिक्षा और संस्कृति में तो 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज है, जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। और एनईपी 2020 के तहत लगभग 1,64,000 महिलाओं को स्पोर्ट्स में ट्रेन किया जाएगा। जलवायु और स्वास्थ्य, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर सहयोग है, $100 बिलियन का हम दोनों सहयोग करने वाले। COP26 में आगे बढ़ते हुए 2027 में कार्बन गैस पर छूट की मांग है। पर्सन टू पर्सन 1.5 मिलियन भारतीय डायस्पोरा यूके में यंग प्रोफेशनल्स स्कीम इंडिगो में दिल्ली मैनचेस्टर फ्लाइट यहाँ पर शुरू की जा रही है। सांस्कृतिक ब्रिज तो क्रिकेट और योग जैसे सॉफ्ट जो बाहर है वो बनेंगे। चुनौतियां, खालिस्तान मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूके में ये बहुत ज्यादा आपको एक तरीके से वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस पर थोड़ा सा लगाम लगाया है यूके ने। चीन की तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहता है, तो वो हमारे लिए समस्या बन सकती है। बल्कि साथ ही साथ एक्टिव पर भी बातचीत की गई है कि ये कार्य क्रियान्वयन कितने बेहतर तरीके से कर सकता है, ये भी हमें देखना है। राइट, आगे आ जाते हैं तो विजन 2035 के साथ भारत के जो संबंध है वो हाई स्कोरिंग सॉइल पार्टनरशिप बन रहे हैं। यूके भारत को यूएनएससी स्थायी सदस्यता का समर्थन भी करता है। वैश्विक चुनौतियों जैसे कि यूक्रेन, मध्य पूर्व पर सहयोग भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये साझेदारी दोनों देशों के लिए बेहतर साबित हो सकती है अगर बेहतरीन तरीके से काम किया जाए तो। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।